नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपक जोशी आप सबका लेक्स वॉक टॉक में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लेक्स वॉक टॉक के हर एक शो में एक आम जन के महत्व और उनके जानने योग्य, उनके इंटरेस्ट का टॉपिक लेके आते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक हम आज भी लेके आए हैं। आज का हमारा टाइटल है राइट टू एक्सेस टू लाइफ सेविंग मेडिसिन ड्यूरिंग पेंडेमिक। मेडिसिन वर्ड से यहाँ ड्रग एंड वैक्सीन दोनों आपके। तो आज का मुद्दा स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको अपने आज बहुत हमारा मतलब अच्छा पैनल है, मैं अपने पैनलिस्ट से एक बार आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। तब तक आज हमारे पहले पैनलिस्ट जो हैं वो मिस्टर क्षितिज कुमार सिंह जी हैं, जो फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कैंपस लॉ सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इससे पहले क्षितिज कुमार सिंह जी असिस्टेंट प्रोफेसर थे एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज, और सर ने अपना एलएलएम एंड पीएचडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है और कनाडा कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप भी रिसीव कर चुके हैं एशिया पैसिफिक। सर ऑलरेडी मतलब 2009 और 10 में वेस्टर्न ऑन्टेरियो यूनिवर्सिटी में विजिटिंग रिसर्च फेलो रह चुके हैं। और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में सर ने बुक लिखी है। बुक का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लीगल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस। वेलकम टू यू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। आज के हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं, वो एक अकेडमिशियन रह चुके हैं लेकिन अब वो एक लॉयर बन चुके हैं। सर आजकल रिसेंटली साई कृष्णा एसोसिएट बहुत नोन एक लॉ फर्म है आईपी में जो काम करती है, उसमें आईपी अटॉर्नी है। साई कृष्णा से पहले सर असिस्टेंट प्रोफेसर थे राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में पटियाला। और सर ने अपना ग्रेजुएशन, इनकी जो पाथ है जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। ग्रेजुएशन इन्होंने किया केमिस्ट्री में, उसके बाद एलएलबी कैंपस लॉ सेंटर से इन्होंने की। एलएलबी करने के बाद सर ने अपना एलएलएम जो है एलएलएम सर ने किया अपना आईएलआई से स्पेशलाइजेशन इन आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। उसके बाद सर इसके साथ साथ सर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है। पीएचडी सर ने की अपनी जामिया मिलिया इस्लामिया से, और आजकल सर आईएलआई और एएसआईएल में विजिटिंग फैकल्टी भी हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। आज हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं मिस्टर नितिन अग्निहोत्री जी। नितिन अग्निहोत्री जी एक एविड लीगल रिसर्चर हैं। इन्होंने अपनी बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है। उसके बाद इन्होंने कैंपस लॉ सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एलएलबी किया और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फैकल्टी ऑफ लॉ से एलएलएम भी कर रहे हैं। मिस्टर नितिन अग्निहोत्री जी के पास आईपीआर लॉज का एडवांस सर्टिफिकेट है विपो से, और नितिन अग्निहोत्री जी एक सुप्रीम कोर्ट में लीगल रिसर्चर भी रह चुके हैं। वेलकम टू द शो नितिन। थैंक यू सो मच। तो आज के शो में आगे बढ़ते हैं कुछ आंकड़ों के साथ, क्योंकि लीगल पहलू तो हमारे पैनलिस्ट हैं बताने के लिए। मैं सिर्फ आंकड़े बता के पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। यदि हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो हमें मालूम चलेगा, हमें पता चलेगा कि पैंडेमिक से होने वाला जान माल का नुकसान कितना भयावह हो सकता है। इसी चीज को साबित करने के लिए या इसके साक्ष्य देने के लिए मैं कुछ आंकड़े बता देता हूं आपको। जस्टिनियन प्लेग मिड 6th सेंचुरी में हुआ था, जिसमें अनुमानित 2.5 करोड़ से 10 करोड़ लोगों की मौत हुई। उसके बाद ब्लैक डेथ यूरोप में मिड 14th सेंचुरी में हुआ था, जिसमें अनुमानित 7 करोड़ से 20 करोड़ लोगों की मौत हुई। स्पेनिश इन्फ्लुएंजा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के जस्ट बाद ही स्पेनिश इन्फ्लुएंजा 1917 में हुआ, जिसमें लगभग 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई और 50 करोड़ लोग उससे प्रभावित यानी इन्फेक्टेड थे। एचआईवी एड्स का पहला केस जून 1981 में आया था, और उस 1981 में पहला केस आने के बाद आज तक एचआईवी से 3 करोड़ लोगों की डेथ हो चुकी है, और 3 करोड़ 79 लाख लोग आज की डेट में अभी भी एचआईवी एड्स से इन्फेक्टेड हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की, कोविड-19, जिसपे हम डिस्कशन हमारे सेंटर्ड होगा मोस्टली। कोविड-19 का जो रिसेंट डाटा मैं कलेक्ट कर पाया उसके हिसाब से अभी तक 2,59,593 लोगों की मौत हो चुकी है दुनिया भर में, और 37,67,744 लोग इन्फेक्टेड हैं। अब ये जब पेंडेमिक है तो इसके लिए हमें शोध करना पड़ता है। शोध करके एक वैक्सीन या कोई ड्रग बनती है जिससे इसको या तो खत्म किया जा सके या कंट्रोल किया जा सके। तो यूरोप ने कल ही यूरोपियन लीडर्स ने प्लीड किया है टू रेज 62,645 करोड़ रुपए, जो वो कोविड-19 की वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए देंगे। अब आप इस आंकड़े से समझ लीजिए कि एक वैक्सीन डेवलप करने में भी कितना पैसा लगता है। मेहनत अलग चीज है, रिसर्च उसके अलावा एक इंटरेस्ट वेक्टर के तहत पैसा भी लगता है। लास्ट की 2 बातें बता के मैं अपने पहले स्पीकर क्षितिज जी के पास चलूंगा। आप सोचिए कि यदि आपका बेटा, यदि आप माँ हैं और आपके बेटे को कोई और औरत बहुत प्यार से बेटा 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 बोले, आपको कुछ इनसिक्योरिटी आ जाती होगी। या यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में ले लें, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के परिप्रेक्ष्य में, यदि आपके बॉयफ्रेंड से कोई बहुत प्यार से बात करे लड़की, तो गर्लफ्रेंड को पॉजिटिवनेस आ जाती है, कैसे होगी। तो ये पॉजिटिवनेस मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेटेंट लॉ में हम क्या दो चीज दे रहे हैं, क्रेडिट और दूसरे इंसेंटिव। जो मैंने आंकड़े बताया आपको पैसे के 62,000 करोड़ रुपए, तो वो इंसेंटिव देना है और एक क्रेडिट भी देना है साथ साथ। अब इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो पहला सब टॉपिक है राइट्स ऑफ पेटेंटी अंडर पेटेंट एक्ट, उस पे डिस्कस करने के लिए चलते हैं क्षितिज सर के पास। ओवर टू यू सर। Okay, because you have instructed that we should be speaking in both the languages, तो मैं कोशिश करूंगा कि I will speak। तो सबसे पहली बात तो ये है कि we have to understand the patent system. It is not antagonistic to any, I mean, these kind of concerns, जो बहुत सारे लोग समझते हैं इसको कि अरे ये पेटेंट है तो ये तो बहुत गलत चीज है, इसका तो assertion जो है वो डेरिवेटरी है, ये है वो है, सब तमाम चीजें।
तो a proper understanding and alertness as well as awareness is very much required on various counts, may it be public, may it be policymaker, may it be anyone. So if you go by this very definition, because you have first, your subtopic of your discussion is rights of patentee, जो आपने रखा हुआ है, तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पेटेंट है क्या चीज और ये किस पे बेस्ड है. तो पेटेंट हैज बीन बिल्ट अपॉन अ वेरी बैलेंस सिस्टम, and that system on one hand incentivizes the inventor and on the other it promotes the public good through public disclosure, and there are various internal mechanisms within the patent system which always act as a check. तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत मैंने शुरू से कहा है कि दिक्कत हमेशा प्रैक्टिस में रही है. फ्रेमवर्क में उतनी दिक्कत नहीं है. फ्रेमवर्क में आपके पास इमरजेंसी से रिलेटेड, इमरजेंट सिचुएशन से रिलेटेड तमाम लॉज हैं जहां पे आप उस राइट को चेक कर सकते हो. तो फॉर एग्जांपल कौन कौन से राइट हैं पेटेंटिंग के, ये पहले हम जान लें. तो जब आप अप्लाई करते हो पेटेंट के लिए और पेटेंट आपको ग्रांट हो जाता है, तो जैसे अ बंडल ऑफ राइट इज बीइंग एक्रेडिटेड टू एनी प्रॉपर्टी, उसी तरह का राइट आपको पेटेंट में भी मिलता है. तो कैसे राइट्स मिलते हैं? राइट टू ओन दैट वेरी थिंग, राइट टू पजेस, राइट टू लाइसेंस, राइट टू असाइन, राइट टू सेल, राइट टू ऑफर फॉर सेल, और एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट इसमें और मिलता है, राइट टू इंपोर्ट. वो भी एक राइट है जो पेटेंटी के पास होता है, लेकिन सर्टेन इमरजेंट सिचुएशन में उसके इस राइट को पैरेलल इंपोर्ट के थ्रू चेक किया जा सकता है जहां पे उस तरह की नीड अगर हो. सो देयर आर इनबिल्ट मैकेनिज्म्स. अब राइट है तो जाहिर सी बात है लायबिलिटी भी होगी, अगर राइट है तो ड्यूटी भी होनी चाहिए. तो ड्यूटी क्या है पेटेंटी की? तो उसको अगर हमें समझना हो तो सबसे पहली ड्यूटी तो यही है कि पेटेंट आपको दिया जाता है टू मेक इट वर्केबल, और आप लेके बैठ गए और उसको वर्केबल नहीं बना है, तो उस केस में बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन पॉलिसी, सो स्टेट में आस्क व्हाई यू आर नॉट वर्किंग, आई मीन मेकिंग योर इन्वेंशन वर्केबल. तो उस केस में आपके पास प्रोविजंस हैं, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन है. आफ्टर 3 years यू कैन जस्ट डेल्व इनटू दैट एंड यू आस्क दैट इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग ऑन द सेम टर्म एनी अदर पर्सन हु इज रेडी टू परफॉर्म, दैट पर्सन मस्ट बी कंपल्सरीली लाइसेंस्ड. तो ऐसा करते हुए आपको रॉयल्टी आपकी इंश्योर की जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो राइट आपका जो है वो चेक हो जाता है. तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ये सारे राइट मिले हैं उनके साथ साथ बहुत सारी लाइबिलिटीज भी इंपोज की गई हैं. अब ये डिपेंड करता है कि हाउ द प्रैक्टिसेस आर बीइंग मेड, और क्या वो प्रैक्टिसेस प्रॉपर्ली चेक हो रही है या नहीं हो रही. तो क्योंकि मुझे अभी इस पे रुकना है तो मैं कोविड पे नहीं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ इस चीज को एलैबोरेट करके बाकी लोगों को मैं चाहता हूँ कि वो बोले. ठीक. या Okay. Yeah, thank you, Shitiji, for the brilliant start. Okay, so दो चीजें डॉक्टर क्षितिज ने बहुत अच्छी कही. एक तो प्रैक्टिस पे असर, उस पे मैं थोड़ा बाद में आऊंगा, और दूसरा पहलू जो है कि पेटेंट्स आर नॉट जस्ट टू इंसेंटिवाइज इनोवेशन, पेटेंट से डिस्क्लोजर भी होता है, ये पब्लिक बेनिफिट के लिए भी है. बिल्कुल सही बात. पहले मैं जूरिस्प्रूडेंस पे जाता हूँ इसको समझाने के लिए थोड़ा. हमारे श्रोता जो है, आई सपोज मोस्ट ऑफ देम आर लॉ स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने एक सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस सुना होगा रॉस्को पाउंड का, जहां वो कहते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट इज देयर, हैज टू बी देयर बिटवीन कंपीटिंग इंटरेस्ट. तो आप, इफ एनीबडी हैज टू अंडरस्टैंड पेटेंट लॉ और फॉर दैट मैटर एनी काइंड ऑफ IPR, the balancing also has to be on the same plane. So the most fundamental thing is that society has two kinds of interest. One interest is that the person who is developing something, who is innovating something, that person should be able to protect others from copying. Number one, because copying is easier than making something new. We are giving a reward in the way of a patent. We are giving a 20-year monopoly to the patentee. That look, now you have worked hard, you have spent your time, skill, labor. We are giving you a reward, or we are giving you an incentive to innovate by giving you this 20-year monopoly where you can recover your cost, where you can earn your profits, so that you can invest some of those profits back into further research. Number one. Number two, the other interest that society has is that the knowledge goods, like for example, any invention which is protected by a patent, anything, for example, medicine or drug, these knowledge goods are also available to the public at a reasonably affordable price, and they are actually available in adequate quantity. So adequate and affordable access to knowledge goods. So आपका सारा patent jurisprudence, patent law is about balancing these two competing interests of society. Society has to incentivize innovation also. Society has to ensure that public at large, the consumers, are able to get these knowledge goods in an adequate quantity at affordable rates. तो ये balance करने का ही नाम है. इसीलिए जैसा क्षितिज जी ने कहा कि राइट्स मिलते हैं हमारे एक्ट में, पेटेंट्स एक्ट में सेक्शन 48 है जो पेटेंटी को राइट्स देता है to manufacture, use, sell, offer for sale or import the patented invention. But these rights are subject to certain exceptions, जिनके बारे में हम बात करेंगे जब हम अपने अगले टॉपिक पे आएंगे. और एक ये आज हम बहुत ज्यादा IP पॉलिसी हमारी 2016 में आई थी
आज की डेट में हम बहुत महत्व देते हैं स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, SIPP स्कीम फॉर इनोवेशन। कहीं ना कहीं ये जस्टिस प्रभा श्रीदेवन है, IPAB की चेयरपर्सन थी पहले, शायद स्पाइसी IPO में एक पोस्ट लिखा था कि कहीं ना कहीं हम ये भूल रहे हैं कि पेटेंट्स खाली इंसेंटिव टू इनोवेट नहीं है, खाली पेटेंटी या इन्वेंटर के बेनिफिट के लिए नहीं है, उनका एक सोशल फंक्शन भी है, जो कि आपका आर्टिकल 7 ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट से आ रहा है, जो मूल मंत्र है जिसके आधार पर हमारे देश के सारे IP लॉज बने हैं। तो पेटेंट्स मस्ट लीड टू सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो। सो दिस इज अबाउट द राइट्स एस्पेक्ट। नंबर 2 जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, एक वर्किंग की बात की गई। जो हमारा पेटेंट एक्ट है 1970 का, द बेसिस ऑफ दैट वाज अयंगर्स रिपोर्ट, जस्टिस अयंगर्स रिपोर्ट, and Justice Iyengar had specifically pointed out that at that point of time, prior to 1970, many foreigners had patents in India which they were not working in the territory of India, they were not manufacturing it. So the point was कि हम foreigners को we were giving patents, we were giving salaries to a patent office, we were maintaining that patent office, but that patented invention was never coming to India, and no Indian company could also manufacture it क्योंकि patent था, तो आप अगर manufacture करते आप infringer होते। तो इसीलिए वर्किंग एक फॉर्म 27 होता है, वर्किंग स्टेटमेंट देनी होती है हर पेटेंटी को हर साल। तो वर्किंग ऑफ द पेटेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल बिकॉज वी वांट टू हैव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया, वी वांट टू क्रिएट जॉब्स इन इंडिया। तो ये जो फॉर्म 27 है, इसके लिए मगर अगर आप रियलिटी देखेंगे तो बहुत ज्यादा खराब हालत है। मेनी कंपनीज दे डू नॉट फाइल फॉर्म 27 डिलीजेंटली, समटाइम्स द इंफॉर्मेशन इन फॉर्म 27 इज इनकम्प्लीट। तो हमें पता ही नहीं होता कि हम अपने जब केसेस करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्किंग हो रही है पेटेंट की या नहीं, क्योंकि एक इंटरिम इंजंक्शंस का जो, अच्छा एक मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि जब पेटेंटी का राइट्स है तो उसके रेमेडीज होंगे। तो अगर आपका पेटेंट कोई इंफ्रिंज करता है, सो देन यू कैन फाइल अ सूट फॉर इंजंक्शन एंड डैमेजेस। तो एंड वो ट्रायल की बात है, बट एज एन इंटरिम मेजर interim injunction can be granted against you, but this is a law by Franz Xaver Hoyer case. It was a DB judgment of Delhi High Court, which says that if the patent is not worked, there is no need to grant injunction, interim injunction. Okay, तो क्योंकि आपने अपना जो एक आपका दायित्व था कि आपको पेटेंट को वर्क करना है, वो आपने पूरा नहीं किया। तो आप इसलिए हम सबसे पहले फॉर्म 27 जांचते हैं किसी भी लिटिगेशन में, बट अगर फॉर्म 27 आधे अधूरे होंगे या फाइल नहीं होंगे तो हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वी हैव नो डाटा टू शो वेदर द पेटेंट इज एक्चुअली बीइंग वर्कड और नॉट। और ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग मैकेनिज्म में भी इसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। अनफॉर्चुनेटली पेटेंट ऑफिस ट्राइड टू डाइल्यूट दिस फॉर्म 27 वर्किंग रिक्वायरमेंट्स रिसेंटली। आई थिंक नाउ दे हैव टेकन बैक दोस अमेंडमेंट्स। तो एक ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, आई थिंक वी रियली नीड टू लुक एट दिस एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग and strengthening of form 27 so that they actually have some real value, और इसको एक मजाक की तरह आधे अधूरे फॉर्म्स फाइल करके ना देखा जाए। और दूसरी बात, इसे मैं इसके बाद अंत करूंगा अपना, ये जल्दी से एक बात और कहना चाहूंगा कि एक इंडिया की एक पहचान है कि हम पेटेंटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते। बार बार USTR की स्पेशल 301 रिपोर्ट्स आती हैं, तो मैं उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट देखेंगे, बहुत सारी इंटरिम इंजंक्शंस ग्रांट करी गई हैं, हम एनफोर्समेंट करते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि कहीं ना कहीं हम ये भूल रहे हैं कि पेटेंट लॉ का एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है कि बैलेंसिंग सोसाइटी का इंटरेस्ट होना चाहिए। सो दिस इज नाउ आई थिंक नितिन जी कैन ऐड हिज ओन वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि क्षितिज जी ने और विक्टर जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया, राइट्स ऑफ पेटेंटीज इज नॉट जस्ट अबाउट राइट्स, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक ड्यूटी भी है, और वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें कहीं ना कहीं है टेक्नोलॉजिकल के साथ साथ। तो नितिन जी, टू ऐड टू दिस, I would like to come to you, over to you, Nitin ji. You are on the air. Thank you so much, Deepak ji. As Sitish sir and Vaibhav sir, they have explained the technicalities and the provisions in technical legal manner, how the patent law works. So I would like to connect it with the, like, एक लेमैन को भी समझ आए, मैं इस तरीके से इसको बताना चाहूंगा, बिकॉज सर ने उसको जुरिस्प्रूडेंशियल और जो हमारा स्टैट्यूटरी एस्पेक्ट्स है उस तरीके से उसको कवर कर लिया ऑलमोस्ट। तो मेडिकल, आई वाज एसोसिएटेड टू मेडिकल रिसर्च। होता क्या है कि मेडिकल रिसर्च में अगर आप 100 टाइम्स कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इट ऑलमोस्ट फेल्स 95 टाइम्स, तब जाके आपको मतलब एक आध दो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते हैं। आप मेडिकल जब कोई भी ये ड्रग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए या फिर कोई एंटी माइक्रोबियल ड्रग टेस्टिंग करते हैं, लाइक सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो फर्स्ट टाइम उन्होंने किया था, तो ही डिस्कवर्ड दिस पेनिसिलिन। देन उसके बाद ये सारी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक हमारे पास स्पेनिश फ्लू के टाइम तक कोई मेडिसिन भी नहीं थी, तो वहां पे बहुत ज्यादा डेथ्स हुई थी 1908 में। तो हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ अप 2020 में, नियर अबाउट आफ्टर 100 years वी आर फेसिंग द सेम इशू अगेन। तो होता क्या है कि मेडिकल जब रिसर्च होती है तो उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं सक्सेस के। तो अब जितना आपने एक्सपेंडिचर किया है, आपने जितना उसमें इन्वेस्ट किया है उस रिसर्च को करने के लिए, बाकी रिसर्च में भी होता है इंजीनियरिंग या फिर जो भी टेक्नोलॉजिकल है, ठीक है, बट मेडिकल एस्पेक्ट एक ऐसा आता है जो आप ह्यूमन रिसोर्स को प्रिजर्व करते हैं किसी नेशन के, तो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लायबिलिटी भी होती है गवर्नमेंट के ऊपर भी, है ना। तो हम सिर्फ पेटेंट लॉ में अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की इसलिए इन्फ्रिंजमेंट की बात आ जाती है कि वो इसलिए बीच में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पे ऐसे केसेस ज्यादा डिसाइड होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, अपीलेट बोर्ड जाता है जो IPR से,
तो मेनली सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी अपीलेट बोर्ड से, तो मेनली वो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स पे एक बैलेंसिंग ऑफ राइट्स की बात करते हैं, जैसे कि अभी सर विक्टर सर ने कहा वो जो रॉस पाउंड सोशोलॉजिकल इंजीनियरिंग, तो उस टाइप से मेडिकल जब इसमें रिसर्च होती है तो बहुत ही लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद आप जब वो एक पर्सन ने कुछ अगर डिस्कवर कर भी लिया है, कोई इन्वेंट मतलब उसने मैन्युफैक्चर कर ली है कोई ड्रग, इफेक्टिव ड्रग या वैक्सीन, तो अब उसमें क्या है कि आप उससे फ्री में वो लेना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हम उसको एज अ जेनरिक सब बनाएं और सब यूज करें, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अब मान लो किसी ने एक बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर या फिर प्रोफेसर है, उसने 25 ईयर्स तक पढ़ाई की है, आप उससे बोल रहे हो कि फ्री में पढ़ाओ, तो वो जो देसी में बोलते हैं ना कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो वो खाएगा क्या, तो बात उस टाइप की है। तो उसको रिवॉर्ड देने के लिए हमने पेटेंट लॉ जो स्टैट्यूट इनेक्ट किया इन कंप्लायंस जो ट्रिप्स और ये सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, तो अब हम ये ड्यूटी है। अब एक्चुअली बात क्या आती है, कभी कभी नेशनल या इमरजेंसी या एक्सट्रीम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पब्लिक हेल्थ को प्रिजर्व करना ही करना है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे मेडिकल इमरजेंसी में, तब बात आती है कि हम नेशनल, अब जब आपने रिसर्च की है तब आपने गवर्नमेंट लेबोरेटरी में भी रिसर्च की हो सकती है, जैसे एम्स में रिसर्च हो रही है, आईसीएमआर में हो रही है, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, आप उसके कंट्रोल में रिसर्च कर रहे हैं और आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से या एम्स से पढ़ाई की है, इट मींस यू आर द नेशनल रिसोर्स और जो ह्यूमन रिसोर्स ऑफ दिस इंडिया, आप इंडिया के ह्यूमन रिसोर्स हैं, आपने यहाँ से पढ़ाई की है, सब्सिडाइज्ड स्टडी की है, और एम्स में सिर्फ फीस 300 to 700 रुपीज जाती है पर सेमेस्टर एम्स, ये जो एम्स में एमबीबीएस करते हैं। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कितनी हाईली सब्सिडाइज्ड स्टडीज का जो है हायर स्टडीज सब्सिडाइज्ड है एज कम्पेयर टू आप देखें प्राइवेट में जाए तो अराउंड 20 लाख फी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में समवेयर 20 to 30,000 में हो जाता है, बट गवर्नमेंट नीड्स अ ब्रिलियंट माइंड। तो अब आपने उसने रिसर्च किया है, तो अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आपने नेशनल रिसोर्सेज यूज किए हैं, आप नेशन के लिए कुछ करें इन रिटर्न। तो उसके उस सिचुएशन में जब आप वो कुछ रिसर्च ऐसा करते हैं तो आपको एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है, एक तो आपकी रिसर्च के लिए। अब आपकी एक ऑब्लिगेशन भी है कि अगर कोई नेशनल एक्सट्रीम इमरजेंसी अराइज होती है तब आप नेशन के साथ खड़े हो, अपना पर्सनल इंटरेस्ट ना देखें, है ना, उस पर्सनल इंटरेस्ट को सरपास कर जाता है नेशनल इंटरेस्ट। तो पेटेंटी के राइट्स तो हैं, जैसे सर ने कहा असाइनमेंट और लाइसेंस ग्रांट करने के, और उसके बाद इसके इस टाइप के बहुत सारे राइट्स हैं जो लाइक लाइसेंस ग्रांट कर सकते हैं, और ऊपर से उसके बाद एजेंट या फिर इस टाइप के उसको फ्रेंचाइजी दे सकते हैं कि आप भी मैन्युफैक्चर करो ये ड्रग, 20 ईयर्स तक उसका ऑलमोस्ट मोनोपोली होता है, एक्सेप्ट एक्सट्रीम नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो इसमें वर्ड यूज किया है स्टैट्यूट ने वो नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन वाला नहीं है, इट्स अ मेडिकल। अगर ऐसा कुछ अराइज होता है तो फार्मास्यूटिकल्स के साथ एक थोड़ा पेक्यूलर टाइप की सिचुएशन अराइज हो जाती है, बिकॉज आप वेट नहीं कर सकते, आपके देश में अगर लोग मर रहे हैं तो आप वेट नहीं कर सकते कि आप किसी को पर्सनल इंटरेस्ट उसके ऊपर रखा जाए, तो देयर शुड बी सम बैलेंसिंग, है ना, क्योंकि मशीन तो वेट कर सकती है। आज आप ऑडी नहीं चला पा रहे हैं तो नया मॉडल आया है, आप 10 साल बाद चला लेंगे, लेकिन अगर आपके देश में लोग मर रहे हैं तो आप वेट नहीं कर सकते, यू नीड इमीडिएट एक्शन, है ना। तो थैंक यू सो मच दीपक। Okay, thank you नितिन जी। So now let's go to the second topic, and the second topic हमारा है right to access to life saving drug vaccine for COVID-19 like pandemic। अब यहाँ पे जो है दो कंफ्लिक्ट हैं माइनर से। पहला कंफ्लिक्ट है कि हमें एक तो ये जो पेंडेमिक जैसी स्थिति है इस पेंडेमिक को हटाना है, जड़ से हटाना है, साथ साथ हमें पेटेंट की भी रिस्पेक्ट करनी है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी वैक्सीन या ड्रग बनाई, ऐसा नहीं कि आप उस पूरी ड्रग को फैला दें जैसा कि जेनेरिक, अभी आगे सर बताएंगे उन सब चीजों को, तो आपको पेटेंट की भी रिस्पेक्ट करनी है। और दूसरा कंफ्लिक्ट ये है, एक जो टेंशन है वो है इंसेंटिव। आप एक तरफ तो इंसेंटिव कर रहे हैं एक व्यक्ति को या एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करने के लिए कोई ऐसी इन्वेंशन जो केपेबल हो आगे ऐसे पेंडेमिक को या तो प्रिवेंट करने के लिए दोबारा से ना हो या उसको ट्रीट करने के लिए, लेकिन साथ साथ आप उसी इंस्टीट्यूशन और उसी व्यक्ति को एक ऐसा अधिकार दे रहे हैं पेटेंट के तहत कि वो शायद डिनाई कर सकता है किसी और को एक्सेस टू रेप्लिकेट दैट थिंग। तो नाउ टू बैलेंस दिस, अब क्वेश्चन आ जाता है राइट टू एक्सेस, ये क्या राइट, कैसा राइट है, ये समझने के लिए हम चलते हैं हमारे इस सेशन के फर्स्ट स्पीकर विक्टर जी के पास। ओवर टू यू सर। थैंक यू। See, the point is, whenever as a country we are giving somebody patent rights. Am I audible? Yeah, you are audible. Okay. Whenever so patent rights are statutory rights, in the sense the government is giving you a patent monopoly under the hope and expectation that yes, you are going to recover costs, plus you are also going to produce adequate number of your inventions and make it available to the public at an affordable price, as I said earlier. So हम rights जब देते हैं पेटेंट के, हमारी our expectation is that you are going to fulfill your promise and we are not going to face any problem and that access will be there. This is our assumption. But now what if you do not fulfill your promise? What if you abuse the patent system? So in that situation, number one, and number two, if there is an emergency situation, in these two kind of situations, government will step in, government mechanisms or balancing mechanisms will step in, and then they will pull you off, either for abusing your rights or because of the emergency situation. So we were talking about rights, and as Nitinji rightly pointed out, that pharmaceutical research is a very expensive area. Just to give you statistics, if you are trying to build a drug from scratch, it will take you 10 to 15 years
10 to 15 years of research worth billions of dollars to make a new drug molecule. And if you start with 10,000 lead compounds, you are going to have only one drug. These are the kind of statistics. So which is why in the present situation also, we are presently working with some drugs which were already existing, like Remdesivir by Gilead. Or we hope that we could be able to make a workable vaccine or a drug within 2 years, because we have an entire body of research already. Now, coming to the exceptions. Now, suppose there is a situation like the present one, where there is an emergency, there is a health crisis, and we want to ensure that everybody is able to access drugs, not just the rich people who can pay any kind of money, but the poor people. So our expectations are twofold. One, there should be adequate number of supply. As much as demand is there, supply should be there. Number two, the drug should be affordable to the poorest of the poor also. These two are our expectations purely because of this emergency situation. So in that case, there are certain provisions which I will enumerate in the Patents Act, which can come to our rescue. Now, these are very unusual circumstances. So first thing is, there is one section 66 of the Patents Act which talks about revocation in public interest. Now, this power is, revocation means you are calling back, recalling the patents. So which means the section says that if the patent or its working is prejudicial to the public, the government can issue a notification, hear the patentee, and then revoke the patent, which means the patent is basically dead. And so this is different from usual revocation. Irrespective of whether a patent is a good patent, wrongly granted patent, irrespective of any fault or strength of your patent, in public interest, government is simply going to revoke it. Number one. A petition for revocation for the Gilead patent on Remdesivir has just been moved by the Cancer Patients Association. This was reported in Spicy IP. So this is one exception. But now only downfall is that the patent is dead. You cannot revive the patent. Number one. Number two, under the compulsory licensing regime, we have a very special kind of section, which is section 92. There are two kinds of compulsory licensing. Section 84, which I will not be talking about, but otherwise I'll be eating a lot of time. But in exceptional circumstances, there is section 92, which says that in case of public emergency, extreme urgency, or public non-commercial use, Government of India can issue a notification any time after grant of the patent on the saying that the compulsory licenses shall be granted. And Doha Declaration has made it amply clear that public emergency, national emergency, extreme emergency, these kind of situations include epidemics, include diseases like HIV, tuberculosis, malaria, etc. This is mentioned in section 92.4 also. So, pursuant to such a notification by the central government, any person, any interested person, a generic maker, a competitor can approach the controller, obtain a compulsory license. You don't have to show any grounds. There is no waiting period. Controller can even suspend the, otherwise there is a normal hearing process. आप patentee को सुनेंगे तब सोचेंगे कि compulsory license grant करना है या नहीं. But under section 92, just because the notification is there, any time after grant of the patent, you can grant a special compulsory license under section 92. No need to hear the patentee also. Just have to inform the patentee, and you don't have to prove any grounds. Simply the notification by the central government is enough. Number two. Number three. After this, I will end because otherwise others are also there. There is one special provision in section 102. अभी तक जो मैं दो provisions की बात कर रहा था, those were provisions relating to granted patents. जो patents already हैं दवाइयों पे. अब suppose there is a new invention of a new vaccine or a new drug or a new diagnostic kit. उनके बारे में क्या? वो तो application stage पे होंगे. So for that there is section 102, which says that government use. Government can acquire any pending patent application, invention covered by a pending patent application, or government can acquire a patent for its own public purposes, for its own use, pursuant to a government notification. So I think this is one clause. I don't know if it has ever been tested. To the best of my knowledge, section 102 has not been tested so far, but this, for pending patent applications, we can perhaps use this clause. And these TRIOCA, section 66 revocation, section 92 compulsory, special compulsory license, which is very different from a normal section 84 compulsory license. And this section 102, acquisition of a pending patent application also by the government for its own use, public purpose. These can be used for addressing the pandemic situation that we find ourselves in. Okay. So, okay, thank you very much, sir. So to move further in this topic, हम नितिन जी के पास चलते हैं. नितिन जी, जैसा कि विक्टर जी ने हमें 3 सेक्शन बताए, हम इस सब टॉपिक में हम बात कर रहे हैं राइट टू एक्सेस टू लाइफ सेविंग ड्रग. तो इसके रिलेशन में 3 सेक्शन सर ने हमें बता दिए, सेक्शन 66, सेक्शन 92 और सेक्शन 102. तो आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं सर? ओवर टू यू. नहीं, सर ने कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दे दी है ऑलमोस्ट. जो सेक्शन 66 है पेटेंट, अगर वो मिस्चीवियस या प्रेजुडिशियल टू स्टेट है, अगर इन सिचुएशन अगर वो यूजफुल नहीं है स्टेट के लिए, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी, अगर तब उस सिचुएशन में अगर वो काम नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट कैन रिवोक इट. और ऊपर से लाइक इवन 89 में कंट्रोलर कैन रिवोक, एंड 92 में एक्सट्रीम अर्जेंसी, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, मेडिकल हेल्थ अर्जेंसी है, उस सिचुएशन में कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट कर सकते हैं रीड विद सेक्शन 84. और उससे बैलेंसिंग ऑफ राइट्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सेक्शन 47 एंड 48 में. 47 इज द राइडर अलॉन्ग विद सेक्शन 48 कि उसका पेटेंटी का हम राइट्स का भी ध्यान रखेंगे. बट इन केस अगर ऐसी 92 की एक्सट्रीम इमरजेंसी की सिचुएशन अराइज होती है तो लाइक अब मैं एग्जांपल बता दूं आपको, HIV एड्स के लिए बोला है,
मलेरिया के लिए बोला है अभी तक, और ट्यूबरक्लोसिस के लिए। इनका कोई भी पेटेंट नहीं होगा इन ड्रग्स को, बिकॉज ये एक टाइम पे अपना पेंडेमिक डिक्लेयर कर चुके हैं इन्हें, तो इंटरनेशनल लेवल पे इनकी वजह से इशू है, तो हेल्थ क्राइसिस है। इन तीनों का कोई भी पेटेंट नहीं होगा। और अभी रिसेंटली देयर इज अ गुड न्यूज, जो डायबिटीज का था वो भी एक्सपायर हो गया है, तो अब वो 70% ड्रॉप हो गया उसके रेट में, मेडिसिन के डायबिटीज की जितनी भी है, तो इस टाइप की। और अगर कोविड-19 का देखें तो जैसे ही एज सुन एज अगर इसका कुछ बनता है तो उस पर कुछ किसी को मोनोपोली नहीं दी जानी चाहिए, जब तक WHO ने उसको पेंडेमिक स्टेटस दे रखा है। वंस द WHO रिवोक्स द पेंडेमिक स्टेटस, बिकॉज वो एक तरह से लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड इट्स एन इंटरनेशनल क्राइसिस, किसी एक बाउंड्रीज के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ना। तो ओवर टू यू दीपक, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच नितिन जी, बहुत ब्रीफ में आपने बता दिया। तो अब हम चलते हैं क्षितिज सर के पास। क्षितिज जी, हमें कुछ हमारे व्यूवर्स ने सवाल पूछे हैं, तो उसमें से एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। हमारे व्यूवर पूछ रहे हैं कि इज देयर अ रिलैक्सेशन इन कंप्लायंस ऑफ लॉ in relation to supply of drugs during such epidemic crisis in order to facilitate the right to access such drugs at distribution or retail level? So all these, emergency provisions which he has mentioned, under those provisions it has been ensured that you can have that very supply on. I'm just taking another aspect. I mean, because they are very much into the provisions, I am taking another route to understand this thing properly. पहली चीज तो ये है कि genuine concern है, there is one, stakeholder who is making medicine or getting patent over the medicine, and the other one who is using the medicine. Okay, and what is the framework we are discussing? That is patent system. So first of all, as he mentioned, there are so many provisions which could be applied or invoked in this very emergent situation. That is fair enough, and it is on the wisdom of a country how it defines it, how it goes with it, everything. But even then, in this very crisis, you need to have a practice which is well recognized in other countries too, because sometimes you are dependent upon the raw material which is coming from abroad. So if you have that kind of stringent practice like 66, which has not been, it has been seldomly invoked one or twice. So that is one of the reasons why we are not invoking. Without invoking, we are being alleged that we are, taking so much public interest into the patent system. So that is why many investors are not coming to us, because they consider us that we are very conservative in that very regard. So if we invoke 2-3 sections like 102, as he said, that acquiring the patents for general public use or public purpose, and along with that other emergent situations, we should be very cautious while doing that, isn't it? So we can do the same thing with the compulsory licensing provision if it requires. There is a lobbying also against this very disease or epidemic. I must just want to throw this thing because few people are just delving into it. If you take the example of Ebola, if you take the example of many other pandemics, there was some statements which go like this, that this is a problem of developing country. This is a problem of those people who live in that very situation. And with this, I must add another statement which was made in Natco versus Bayer. Against Bayer, we have issued our first compulsory licensing. And what was the statement? That was the most irresponsible statement made by the company CEO of that very, Bayer. He said that we make medicine for rich people, for developing world people. We don't make medicine for these people. Now, because those people are also engrossed in this very pandemic, now the whole world is united. So you must understand this very understanding also. Because you may be rich, you may be powerful, but you are under the scanner. And COVID is non-discriminatory in that very form. So because of that, you will see that many collaborations are going on. So let us come to the model. What model is suited best? Every remedy is with us, but how we apply it, that depends upon that. So let us take whether assertion of patent in this very situation is justifiable or not. So for a temporary period, even those people who are gaining benefit, who are taking incentive, they can leave that incentive for a temporary period. That is very fair enough. Logic, it is not that much a big deal for them. And the next thing is, for these kind of diseases where you need collaboration, one cannot come up with one's own, research and development entity and they claim that I have invented this thing. He has mentioned that very drug which was remdesivir, which has been, it has been discussed everywhere, in China also, in the US also, in many other countries. Like in US, they claim that because that drug was involved in treating some viral drugs. So in that very case, it has been removed, it has to be removed, the caption of orphan drugs, so that many things would be streamlined. So likewise, here in India also, they are making collaboration. They start collaborating, as he has mentioned, with the other entities to have a kind of invention for the vaccine. So the thing is that you can go both the ways. You can go through the incentive model, as well as in some urgent situation, some situations which are such a widespread you can menace. There you can collaborate. Open and collaborative model is the best model. And when I say open and collaborative model, it is not totally absent of incentive. There are certain incentives, but those incentives must be cautiously used. For example, there has been, you can say, urged by or you can say there has been a kind of request made by some academicians as well as some other groups that
the big companies which hold some patents over these kind of stuffs, they come forward and make a pledge that they will not exercise their patent rights in a way which could be, you can say, obstructionist to this kind of accessibility. So many people have joined hand together and things are moving in that very way. But the bigger question is, it is also creating a 514 billion market for the pharmaceutical companies, this very situation. So someone may be looking at as a very good opportunity to grab this very market. So how that could be, dealt, that is a question. So here, to me, as I say, there is nothing problematic in the patent system. There is other things which are problematic. As he said, that everything you cannot find within the framework of patent, and you ask wrong questions to the patent people. If there is a problem of accessibility, it is not only because of patent, it is because of the delivery system. It is because the healthcare system. It is because of the fragile, you can say, public distribution system, which you have to make very, very, robust and enriched. Otherwise, you are just blaming, oh, this is a patent thing, and that is why it is being done, or something like that. So the thing is that if your infrastructure is totally fragile, you cannot run the IP framework, and you cannot balance that very IP framework. So the bigger question is that we must realize that this is a situation which needs open and collaborative effort through various models. It may be a patent model, it may be a patent pledge, it may be open licensing, it may be a cross-licensing. So various procedures are there through which the world can unite and address this very situation. Because it is not a normal situation. It is a situation, this is a pandemic. One thing, just I will take 1 minute more and then I will finish. So how it is different from other pandemics? If you talk about the accessibility in terms of compulsory licensing, then the thing is that if there is a medicine, then you can talk. If there is a medicine, then you can talk about its accessibility. There is no medicine as such at present. So you talk more in terms of research, in terms of R&D and all that. So here, you can also talk something about the tools, like ventilators, like many other things, which are being used to at least control this very menace. So there also, sometimes it has been seen in recently that there are certain companies which are looking at the profit angle also. There are some cases where you can see that, but by and large, people are open and they are making collaborations in this very pandemic. So this is my take over this, and we have to take a holistic view. We must not be that much, very particular about that thing, that without getting into that, we are criticizing that this is a system which is all doing wrong. So yeah. Okay. Thank you very much. Thank you very much. So now let's move to our third subtopic, which is priority of general public rights over commercial rights. जैसा कि क्षितिज सर अभी तक बता चुके हैं अच्छे से कि कैसे हमें कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए, एक व्यक्ति अकेले ना करे, और इसमें सिर्फ सिस्टम को हमें और मजबूत बनाना पड़ेगा, और जो डिलीवरी सिस्टम है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और बहुत ही चीजें सर ने बताई। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा मोरालिटी के वे में भी देखेंगे, और इसमें मैं थोड़ा सा अपने वैदिक कल्चर के बारे में डिस्कशन से स्टार्ट करूंगा, और हमारे फर्स्ट स्पीकर इसमें रहेंगे नितिन जी। तो नितिन जी, जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि शास्त्र ज्ञान जगत कल्याण के लिए होता है, उसमें किसी का हमारे शास्त्रों में हमेशा कहा गया विद्यादान महादान है, अन्नदान होता था, वस्त्रदान होता था पहले हमारे वैदिक कल्चर में। तो अब अगर हम इसी चीजों को आगे लेके चले, तो हमारे सिस्टम में जो हमारा कल्चर था स्टडीज का, उसमें हमने कभी किसी ने नॉलेज ओन नहीं की, लेकिन स्टिल वो जो नॉलेज थी वो जनरेशंस में आगे बढ़ती चली गई। तो क्या आपको लगता है किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए पेटेंट, उसका उसके ऊपर ओनरशिप होनी आवश्यक है, तभी वो आगे बढ़ेगी? तो इस लाइन को लेते हुए प्लीज आप इस टॉपिक पे अपनी ओपिनियन दीजिए। ओवर टू यू सर। हाँ जी दीपक जी, थैंक यू सो मच. I would like to begin with the Doha Declaration. If this was the fourth interministerial conference held in Doha in 2001. After that, in this declaration, it was reiterated that a fundamental tenet that a public issues in member countries should supersede the private जो issues हैं या फिर है ना private interests हैं. तो ठीक है, जैसे सर ने बात बोला कि किसी ने if somebody has put in his efforts, उसने अपना financial labor जो भी सब invest किया है, उसके बाद उसका राइट बनता है कि उससे कुछ अर्न करे. लाइक हम सारा बर्डन नहीं डाल सकते. और सर ने जैसे भी बोला कि अगर ड्रग इन्वेंट ही नहीं हुआ, किसी ने उसको देयर इज नो ड्रग, तब आप क्या क्लेम करोगे? तो देयर शुड बी बैलेंसिंग, है ना. उसमें अब जो पेटेंट लॉ आता है उसमें तो बात ये है कि आई डील उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, अब हम दोनों को इनकॉर्पोरेट करेंगे. जैसे कि मैं एक केस से आई वुड लाइक टू बिगिन विद अ केस जो 2001 में डिसाइड हुआ था बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. इसमें एक HIV पेशेंट का जो राइट टू मैरी, आई एम टेकिंग यू टू सम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, फिर हम पेटेंट लॉ पे वापस आएंगे. तो इसमें राइट टू मैरी, उसमें एक HIV पेशेंट का राइट टू मैरी की बात थी. अब उसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि वैसे तो हिपोक्रेटिक ओथ से डॉक्टर्स आर बाउंड, वो डिक्लेयर नहीं कर सकते कि उसका स्टेटस क्या है. बट इस केस में प्राइवेसी जो बहुत ही हाईली साउटेड राइट है, सब उसको प्राइवेसी आज के टाइम में सब चिल्ला रहे हैं. 9 जज बेंच ने भी डिसाइड कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिसेंटली. बट इस केस में इवन प्राइवेसी के ऊपर हमने राइट टू हेल्थ को रखा था कि जो आपका प्रोस्पेक्टिव स्पाउस है उसका राइट टू हेल्थ अफेक्ट नहीं होना चाहिए.
है ना। तो ठीक है, अब उसके बाद अब पास्ट में जो रिसर्च की है जिसने भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जो फार्मास्यूटिकल कंपनी साइंटिस्ट उन्होंने पास्ट में रिसर्च की है, दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट। अब फ्यूचर में भी उसे करना है, मतलब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, वो फ्यूचर में उनका काम ही वो है, लाइक जैसे कि सबका प्रोफेशनल अपना अपना है उस टाइप से उनका भी एक उनको उनका सोल अर्निंग सोर्स यही है कि उनको ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करके और कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके इन्वेंट न्यू मॉलिक्यूल्स, न्यू सॉल्ट दे हैव टू इन्वेंट, उसके बाद उन्हें उसी से अर्न करना है और देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो फ्यूचर में भी देखना है कि उनका इन्वेस्टमेंट उसी से होगा जो अर्निंग आएगी, है ना। तो अब और हमने राइट टू हेल्थ जो आर्टिकल 21 और डीपीएसपी में आर्टिकल 47 उसमें स्टेट की लायबिलिटी है कि अपने सिटीजन्स के राइट टू हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। तो देयर अराइजेस द कॉन्फ्लिक्ट। अब उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट का क्या होगा जिसने ड्रग इन्वेंट किया है, और जो उसके कंज्यूमर्स हैं जनरल पब्लिक, तो उनके राइट टू हेल्थ का क्या। तो देन देयर कम्स की नॉर्मल सिचुएशन में तो ही विल बी अर्निंग, कोई इशू नहीं है, बट अगेन फिर बात वही आती है कि ही हैज यूज्ड द नेशनल रिसोर्सेज और सारा लाइक देयर इज पूरा एक कैस्केडिंग इफेक्ट है। अब जो मेडिकल स्टाफ और जो डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनियां, तो लाइक ऐसा हम किसी को एक को ब्लेम नहीं कर सकते कि प्राइस राइज हो जाते हैं, ऐसा है ना। और 20 इयर्स के लिए तो आप दे रहे हैं, अगर किसी ने अपना 15 to 20 इयर्स इन्वेस्ट किया है तो आप उसको 20 इयर्स के लिए कोई ज्यादा उस पर मोनोपोली दे नहीं रहे हैं। और ऊपर से आपने राइडर्स भी प्लेस किए हुए हैं कि एक्सट्रीम इमरजेंसी कभी भी अराइज हो जाएगी तो वो मेडिसिन नहीं मतलब काम करेगी उस सिचुएशन में। जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की कोई डिमांड नहीं थी अभी, उस ट्रक को कोई नहीं पूछता, उसका कोई ऐसा यूज भी नहीं है एक्सेप्ट मलेरिया प्रिवेंट करने के लिए उसको नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में दे दिया जाता है सोल्जर्स को, जो बीएसएफ के सोल्जर्स वहां पे तैनात हैं या फिर इधर, और इस टाइप से उनको एज अ प्रिकॉशनरी मेजर दे दिया जाता है। बट आज की डेट में देखिए तो उसकी सडन डिमांड राइज हो गई है। और ऊपर से अब गवर्नमेंट की ड्यूटी कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 को, बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल राइट नाउ, अब आपका क्या है कि आप राइट टू हेल्थ प्लीड करके सीधा सुप्रीम कोर्ट में एज अ फंडामेंटल राइट की प्ली लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट। और आप देखें तो दीपक जी इसमें शेड्यूल 7 लिस्ट 2 एंट्री 6 इट्स अ स्टेट मैटर, राइट, हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। उसने अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, अगर स्टेट लेबोरेटरी जो रिसर्च कर रही थी उसने फाइनेंसेस या जो भी सब्सिडी वगैरह सब प्रोवाइड किया है डॉक्टर्स को या साइंटिस्ट जो भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो उस पर रिसर्च कर रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी ये सब स्टाफ, तो उसने भी अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। तो आप सोल जैसे किसी भी सक्सेस में आप ये नहीं बोल सकते कि लाइक हमेशा आपके सराउंडिंग में जो है आपका फैमिली या फिर आपके सपोर्टिंग कलीग वगैरह सबका, या फिर अगर आप कोई सक्सेसफुल होता है तो उसमें सभी का एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। You can't claim कि solely this is my success. तो simply it applies to patent law also. अब आप कुछ कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का उसमें इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे थोड़ा सा हो। तो मेनली तो क्रेडिट आपको मिलेगा बिकॉज आपने फाइनली इन्वेंट कर दिया है, ठीक है, आपके नाम पे पेटेंट है, बट यू कांट बी अ ट्रेटर। आई वुड यूज द टर्म जैसे मिलिट्री सोल्जर्स के लिए यूज करते हैं, दे हैव टू सैक्रिफाइस। अभी डॉक्टर्स के साथ जो है दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ, है ना। तो वो सबसे ज्यादा मतलब जो अपने कंट्री को दे आर लेइंग डाउन देयर लाइफ। तो आप सिर्फ फाइनेंशियल उसको प्लीड करके मतलब एक ऐसा ट्रेटर की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव फेस द एडवर्सिटीज, सब कुछ है। तो देन अराइजेस, अब इसमें जो पेटेंट के सेक्शंस हैं हमने 47 48 में उनको दे दिया, ठीक है, उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट। देन आई वुड लाइक टू साइट जो सेक्शंस 84 92 92A अमेंडेड इन 2005 जो अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया, और सेक्शन 107A after this Doha declaration it was amended and introduced in our patent act. तो इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को काफी सारे पावर्स मिल जाती है कि अब आपने अगर इंडिया में कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है, मान लो यूएस ने या फिर किसी और कंट्री ने कहीं इन्वेंट कर लिया, तो हम पैरेलल इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे अलाउ कर, पहले सिर्फ पैरेलल इंपोर्ट कर सकते थे उस ड्रग को और वो हाई प्राइस में होती। लाइक अब क्या है कि अगर गवर्नमेंट लाइसेंस ग्रांट करती है बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, वी कैन ऑल्सो मैन्युफैक्चर दैट ड्रग। तो ये इट्स ऑल इंटरनेशनल अरेंजमेंट सबके बीच में है, बिकॉज कल को हमारे पास भी कुछ ऐसा हो सकता है कि जो यूएस, कनाडा या फिर यूरोपियन कंट्रीज के पास नहीं है, जैसे हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के लिए वो शोर मचा रहे थे अभी, तो हमने प्रोवाइड की ना। तो सिचुएशन सारी लाइक समझ रहे हैं ना आप, म्यूचुअल अरेंजमेंट है। तो और ऊपर से लाइक वी हैव टू फाइनली, आपने जो बोला कि शास्त्रों का ज्ञान मतलब जन कल्याण के लिए ही होता है, तो फाइनली दिस इज द टाइम कि अब आप अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़ के ड्यूरिंग द पेंडेमिक, जब तक WHO ने पेंडेमिक स्टेटस दिया हुआ है और उसकी मोर्टेलिटी डाउन नहीं आ जाती है 1 और 2-3% जो नॉर्मल एक किसी डिजीज में होती है, अगर उतने लेवल पे हम नहीं ला सकते, तब तक अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, आप कुछ इन्वेंट करते हैं, तो यू हैव टू प्रोवाइड टू द पीपल ऑफ इंडिया और थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी जिस भी नेशन को जरूरत है। तो सेविंग द ह्यूमैनिटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। थैंक यू सो मच दीपक।
इसी मुद्दे को लेकर अगले स्पीकर हमारे क्षितिज जी के पास चलते हैं। सर, जैसा कि नितिन जी ने राइट टू लाइफ की बात की, जो विच इंक्लूड्स राइट टू हेल्थ अंडर आर्टिकल 21, पिछले पार्ट में हमने सेक्शन 66, 84, 102, 92, सो 66, 92 एंड 102 की बात की। तो सर, मैं एक चीज जानना चाहता था कि कुछ बहुत लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे पैसे की तो कमी है ही है, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। अब वो उन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए हम कैसे, मतलब जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और मैंने जैसा कि इसको स्टार्ट किया कि हम वैदिक टाइम में हम नहीं देखते थे कि किसका क्रेडिट है, किसका क्या है, तो आपको आज की स्थिति में, नॉट सिर्फ कोविड-19 अदरवाइज आल्सो, आपका क्या विचार है सर इस चीज पे? देखिए, आप पुराने शास्त्रों की बात कर रहे हैं, तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है आज के दौर में। उस समय तो हम भी कुछ नहीं सोचते थे, अपना खा पी के मस्त रहते थे, कोई हमारा उस तरह का ड्रीम नहीं होता था कि हम ये करें वो करें। तो सिचुएशन चेंजेस विद द चेंजेस इन सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज चेंज्ड द सिनेरियो अ बिट इन दैट वे। अब हमको हमारे ऊपर कोई ये कंपल्सन नहीं है कि हम आईपीआर को पकड़े रहें या उसके थ्रू जाएं या पेटेंट को माने या ना माने। इट इज अ स्वीट विल ऑफ द कंट्री वेदर इट वुड अबाइड बाय इट और यू कैन जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इट। तो कहीं ना कहीं हमें ये सिस्टम सूट करता है टू प्रमोट आवर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, टू प्रमोट आवर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, तो हमने इसको अडॉप्ट किया है। हमने इसको ऐसे अडॉप्ट नहीं किया है जैसे यूएस ने और कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है। हमारे